100 रुपए में बाल्टी भर के सब्जी और 10 रोटी। जल्दी जल्दी ठेली लगा लेती हूँ, कुछ ही देर में ग्राहक आते होंगे। आज देखती हूँ 100 रुपए में कौन कौन पेट भरता है। ठेली पर एक बड़े से ड्रम में गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी और एक टोकरी में ताजी ताजी रोटियां रखी थी। तभी एक लड़का उनके पास आता है। अम्मा कितने की प्लेट है? बेटा यहाँ प्लेट नहीं मिलती, यहाँ 100 रुपए में पूरी बाल्टी भरकर सब्जी और 10 रोटियां मिलती हैं। क्या 100 रुपए में इतना सब? हाँ बेटा। फिर लड़का चुप हो जाता है और अपनी जेब टटोलता है जिसमें सिर्फ 30 रुपए निकलते हैं। अम्मा मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए ही है। फिर अम्मा धीमे से मुस्कुराती हैं और बिना कुछ बोले उसे एक थैली में 5 रोटियां और सब्जी डाल देती हैं। अम्मा ये क्यों? जब पूरे पैसे होंगे तब पूरा ले लेना, आज जितना है उतना खा ले। शुक्रिया अम्मा, बहुत अच्छी हैं। ऐसा कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर उसी गली में एक घर था जहाँ 3 बहुएं रहती थीं, रीना, सुनीता और पायल। उन तीनों का रोज का काम था रसोई संभालना, लेकिन फिर भी उनमें आपस में झगड़े खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। मैं रोज सब्जी बनाती हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता। तो क्या हुआ, मैं भी तो बर्तन धोती हूँ। और मैं जो करती हूँ घर साफ करना, वो कोई आसान काम है क्या? तभी उनकी सास अंदर आती है। ओहो बस करो तुम लोग, घर को घर नहीं रणभूमि बना रखा है। अब बिना बड़बड़ाहट के जल्दी जल्दी काम करो। हाँ, काम कर करके घिस जाए हम लोग, सुबह से लेकर रात तक जो जिनके चिराग की तरह रगड़ाती रहती है हमें। कुछ कहा बहू तूने? किसने? मैंने? नहीं माँ जी, हमारी कहाँ हिम्मत है आपके सामने कुछ भी कहने की। चलो अब काम पर लग जाओ। सुमित्रा की तीनों बहुएं अब काम पर लग जाती हैं। इधर धीरे धीरे अम्मा की ठेली मशहूर होने लगी, लोग दूर दूर से आने लगे। वो तीनों बहुएं अपने घर की बालकनी से अम्मा को सुबह से शाम तक मेहनत करते हुए देखती रहती। फिर कुछ दिन बाद उनकी सास अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। ओहो, कितने दिनों बाद अब आराम से अपनी मर्जी से काम करेंगे। सही कहा, अब कम से कम माँ जी डंडा लेकर सर पर तो नहीं खड़ी रहेंगी। वैसे मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना आज हम किचन की छुट्टी रखें और खाना बाहर से ऑर्डर करें। तू जानती है ना बाहर से ऑर्डर करने में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। वैसे अब हमारे पतियों की इतनी ज्यादा कमाई भी तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन हम उस अम्मा के यहाँ से तो ला ही सकते हैं ना। सुना है वो 100 रुपए में बाल्टी भर के सब्जी और 10 रोटियां देती है। हाँ सही कहा, चल अब वही चलते हैं। अब वो तीनों उस बूढ़ी अम्मा के ठेले पर चली जाती हैं। देखो यही वो अम्मा है जिनकी सब्जी की चर्चा हो रही है। चलो देखते क्या है खास। अम्मा हमें भी 100 रुपए वाला खाना देना। अम्मा मुस्कुराकर सब्जी और रोटियां भर देती है। अम्मा एक मीडियम साइज की बाल्टी उठाती हैं और उसमें सब्जी भरकर दे देती हैं। साथ ही साथ गर्मा गर्म 10 रोटियां भी दे देती हैं। पैक करवाकर वो तीनों घर आ जाती हैं। घर आकर तीनों बहुएं खाना चखती हैं। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इतना स्वाद और सिर्फ 100 रुपए में। स्वाद है अम्मा के हाथों में, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, इतने कम दाम में बेचकर उन्हें क्या ही मुनाफा होता होगा। इसका जवाब तो अम्मा के पास ही होगा, कल ही उनसे चलकर पूछते हैं। फिर अगले दिन तीनों बहुएं फिर अम्मा के पास जाती हैं। अम्मा एक बात पूछे? पूछो बेटा। आप इतनी सस्ती और इतनी स्वादिष्ट सब्जी इतने कम दाम में कैसे बेच लेती हैं? इससे आपको क्या ही मुनाफा होता होगा? बच्चों, हर काम सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं किया जाता। मेरा पति और बेटा दोनों मुझे छोड़कर चले गए, अब ये ठेली ही मेरा परिवार है। मेरे पति ने खूब पैसे कमाए थे, लेकिन वो कभी हमें समय नहीं दे पाए। सारी उम्र उनकी बस पैसे कमाने में ही चली गई। फिर एक रोज कार एक्सीडेंट में उनकी और मेरे बेटे की मौत हो गई। बस तब से मैंने सोच लिया कि अब मैं लोगों को कम दाम में खाना खिलाकर उनका पेट भरूंगी, इसलिए अब यही ठेला मेरा सहारा है। ये सुनकर तीनों बहुएं चुप हो जाती हैं। अब उन्हें समझ आता है कि जिस पैसे के लिए वो दिन रात अपने पति से लड़ती रहती हैं, असल में उससे कहीं ज्यादा जरूरी तो उनका साथ होना है। उस दिन के बाद तीनों बहुएं बदलने लगती हैं और अब तीनों बहुएं मिलकर घर का काम साथ साथ करने लगती हैं और अपने पतियों से भी ज्यादा नहीं लड़ती। साथ ही अम्मा का मन बहलाने के लिए वो तीनों भी घर का काम खत्म करके उनके ठेले पर आ जाती। लेकिन एक रोज अम्मा बीमार पड़ जाती हैं। वो ठेली नहीं लगाती। ये देख तीनों बहुएं परेशान हो जाती हैं। अब वो तीनों अम्मा के घर जाती हैं और उन्हें दवाई देती हैं। आज मेरी ठेली नहीं लगेगी, न जाने कितने ग्राहक बेचारे भूखे लौट जाएंगे। अम्मा को यूं परेशान होता देख तीनों बहुएं अम्मा की मदद करने की सोचती हैं।
हमें अम्मा की मदद करनी चाहिए। हाँ, आज हम उनकी ठेली संभालेंगे। अब तीनों बहुएं मिलकर अम्मा की ठेली लगाती हैं। आइए आइए, 100 रुपए में बाल्टी भर सब्जी और 10 रोटियां। फिर जब लोग आते हैं, खाना खाते हैं तो खुश हो जाते हैं। उनको बहुओं के हाथ का खाना भी अच्छा लगता है। इसी तरह सुबह से शाम तक उसके पास ग्राहक आते रहते हैं। अगले 3 दिन तक वही मिलकर ठेला संभालती हैं। फिर जब अम्मा ठीक होकर वापस आती है तो ये सब देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। आज मुझे लगता है कि मेरा परिवार बढ़ गया है। तुम तीनों ने कितने अच्छे से सब संभाल लिया। आपने ठीक कहा अम्मा, हम भी आपके परिवार का ही एक हिस्सा हैं। हाँ अम्मा, अब आप अकेली नहीं हैं। अम्मा अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन इस बार उनकी ठेली अकेली नहीं थी। अम्मा, आज तो लाइन और लंबी लगने वाली है। क्यों नहीं लगेगी, अब तो मेरी 3 बेटियां साथ हैं। उसी गली के कोने में एक और ठेला था लाला जगपाल का। पहले उसकी दुकान पर भी भीड़ रहती थी, लेकिन अब सब अम्मा की ठेली पर जाने लगे। ये बूढ़ी औरत और ये बहू है, मेरा धंधा चौपट कर दिया इन्होंने। बाबूजी, लगता है अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर एक दिन जगपाल चुपके से अम्मा की ठेली के पास आता है। वो सब्जी में नमक ज्यादा डाल देता है ताकि स्वाद खराब हो जाए। लोग खाना खाते हैं और चेहरे बिगड़ जाते हैं। अरे, आज सब्जी में इतना नमक क्यों है? ये सुनकर तीनों बहुएं घबरा जाती हैं। लेकिन ये कैसे हो गया? हमने तो हमेशा की तरह ही बनाया था। अम्मा जगपाल को मुस्कुराते हुए देख लेती हैं और वो सब समझ जाती हैं। वो उसके पास जाती हैं। जगपाल, नमक ज्यादा डालने से किसी का स्वाद नहीं बिगड़ता, इरादे बिगड़ते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं तुमसे लड़ने नहीं आई। बस यही कहने आई हूँ कि आगे से ऐसी ओछी हरकत मत करना। जगपाल शर्मिंदा हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शहर से एक बड़ा रेस्टोरेंट का मालिक आता है। मैं तुम्हारे आइडिया खरीदना चाहता हूँ, लाखों रुपए दूंगा। नहीं बेटा, ये ठेली सिर्फ धंधा नहीं, ये लोगों की भूख मिटाने का जरिया है, वो भी कम दाम में। अब वो मालिक वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तीनों बहुएं और बूढ़ी अम्मा के साथ काम करने लगती हैं। उसके पास अब सुबह से ही ग्राहकों की लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं और वो सभी मिलकर जल्दी जल्दी काम करने लगती हैं। इतनी भीड़ देखकर एक दिन रीना कहती है, अम्मा, अब जितनी हमारी सेल हो रही है ना, उस हिसाब से अब हमें इसके दाम दुगने कर देने चाहिए। बस रीना बेटी, आज तो ये बात बोल दी, लेकिन आज के बाद ये बात मत कहना। तुम तीनों अच्छे से जानती हो ये काम मैंने क्यों शुरू किया था और मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना है। तीनों बहुएं चुप हो जाती हैं। फिर कुछ दिन बाद अम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई। सभी उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गए। इनकी सेहत काफी खराब हो गई है, अब इनका बचना मुश्किल है। देखो बहुओं, मेरे जाने के बाद अब वो ठेली तुम्हें ही संभालनी है। उसे हमेशा वैसे ही चलाना जैसे मैंने चलाया है। भले ही कितनी भी भीड़ हो उस ठेले पर, लेकिन कभी उसके दाम मत बढ़ाना। उसका दाम हमेशा 100 रुपए ही रखना और सबको बाल्टी भरकर सब्जी और 10 रोटियां ही देना। ऐसा कहकर अम्मा इस दुनिया से विदा हो जाती है। ये कहानी है 5 साल के बच्चे कोटेश्वर की। कोटेश्वर की माँ आरती और बाबा सोमेश्वर प्यार से कोट्या बुलाते थे। पूरा गांव कोट्या को जानता था, क्योंकि कोट्या गांव का सबसे शरारती लड़का था। उसके पिता सोमेश्वर एक किसान थे, जो स्वभाव से जितने सीधे साधे और सरल थे, कोट्या उतना ही बदमाश। खेत से लौटते हुए सोमेश्वर के हाथ में ढेर सारे पैसे थे। मैं आ गया। मेरे बेटे ने जिस किसी का भी नुकसान किया वो आ जाए और अपने पैसे ले ले। सोमेश्वर एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर खड़े होकर आवाज लगाने लगा और उसकी आवाज सुनकर 6-7 लोग भागे चले आए। सोमेश्वर, तुम्हारा कोटिया 2 पाव भाजी खा गया मेरी, तो मेरे 50 रुपए दे दो। ठीक है दादा, ये लो। कोटिया ने आज फिर मेरे 2 मटके फोड़ दिए, मेरे 80 रुपए दे। ये लो। सोमेश्वर, तू रोज यहाँ आता है और इन लोगों को ऐसे पैसे बांट देता है। तू कोट्या को समझाता क्यों नहीं? सिर पर चढ़ा कर रखा है तूने उसे। हाँ ताई, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा ये बता कि तुझे कितने पैसे देने हैं? रहने दे, तेरा लड़का मेरी गाय के पास पटाखे रखकर भाग गया। बेचारी कूदती रही यहाँ वहाँ। बता, इस बात के क्या पैसे मांगू मैं तुझसे? मैं कोटिया की तरफ से माफी मांगता हूँ ताई, तू चिंता मत कर, आज मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। सोमेश्वर गुस्से में वहाँ से आगे निकल पड़ा और फिर कुछ कदम चलने के बाद वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। असल में मंजरी ताई के सामने तो वो ऐसे ही झूठा गुस्सा दिखा रहा था। जैसे सोमेश्वर घर पहुंचा
तो कोट्या उसे देखकर चहक उठा। आई बाबा आ गए। क्या रे बदमाश, कैसा है तू? एकदम मस्त बाबा। आपको पता है माँ ने क्या बनाया आज? राजमा चावल है क्या? आपको कैसे पता बाबा? तेरे चेहरे की खुशी बता रही है। अच्छा बाबा, मैं खेलने जा रहा हूँ। आ गए आप। आज कितना नुकसान किया आपके बेटे ने? ज्यादा नहीं, बस 200-250 रुपए। आप बिना कुछ कहते क्यों नहीं उसे? क्या कहूँ आरती, अभी छोटा है, वो ना समझे। बड़ा हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा। अच्छा जल्दी से राजमा चावल लगा दो, अगर कोट्या ने कुछ छोड़ा हो तो। अपने पति की बात सुनकर आरती भी हंसने लगी। उधर गांव के पास बने मैदान में कोट्या अपने दोस्तों के साथ बॉल से खेल रहा था। तभी खेलते खेलते उसकी बॉल जंगल में चली गई और फिर ए कोट्या, जा बॉल लेकर आ। मैं क्यों जाऊं? मैंने थोड़ी मारी है। अबे तो फील्डर है ना, तो बॉल तो तुझे ही लानी पड़ेगी। अब जल्दी जा। अच्छा जाता हूँ मैं। कोट्या बॉल को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। वो काफी देर तक बॉल ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं बॉल नहीं मिली। तभी उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। कोट्या, ओ कोट्या, ये थे यहाँ? कौन है? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त चंगी। कौन चंगी? मैं तुम्हें नहीं जानता। जान जाओगे? जरा मेरे पास तो आओ। वो आवाज एक पेड़ से आ रही थी, जिसका पीछा करते हुए कोट्या उस पेड़ तक पहुंच गया। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं इस पेड़ के अंदर हूँ। अच्छा, तो तुम पेड़ हो? नहीं, मैं इस पेड़ के अंदर रहता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें खूब सारे राजमा चावल खिलाऊंगा। बोलो, खाना चाहते हो? पर तुम कैसे खिलाओगे? तुम बस इस पेड़ को हाथ लगाओ और 3 बार कहो, चंगी आजा। ठीक है, चंगी आजा, चंगी आजा, चंगी आजा। फिर अगले ही पल पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और चंगी भूत सीधे कोट्या के शरीर के अंदर समा गया। कोट्या की आंखें लाल हो गई और फिर वो मुस्कुराता हुआ घर की तरफ बढ़ने लगा। कितने सालों बाद आज बाहर निकला हूँ, मुझे भूख लगी है। मला भूख लग लिया है। कोट्या के हाव भाव बदल गए थे। वो पागलों की तरह खाना ढूंढ रहा था। तभी उसे एक दुकान से आवाज आई। आ जाओ, गर्मा गर्म राजमा चावल खा लो। राजमा चावल मुझे खाना है। आओ बैठो कोट्या। ए छोटे, 1 प्लेट राजमा चावल लगा रे। इस बात को 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी कोट्या ने फिर से आवाज लगाई। खत्म हो गया, और चाहिए? अरे वाह, इतनी जल्दी खा लिया। ए छोटे, 1 प्लेट दे दे इसको। कोट्या ने पूरी प्लेट एक बार में उठाई और एक बार में ही सब कुछ निगल गया और फिर मला दिखा गया है। लगता है आज कोट्या बहुत भूखा है। और लगा दे भाई 1 प्लेट, पैसे तो इसके बाप ने दे ही देने हैं। एक एक करके कोट्या राजमा चावल खाता रहा और जब उसने राजमा चावल की पूरी 100 प्लेटें खाली कर दी तब हे भगवान, कोट्या कितनी भूख लगी थी रे तुझे, मेरा पूरा भगोना खाली कर दिया तूने। मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा। कोट्या के जाने के थोड़ी देर बाद उसका बाबा सोमेश्वर रोज की तरह फिर से चबूतरे पर खड़ा हो गया। इस बार लाला सबसे पहले भागकर आया और उसे सारी बात बताई। लाला, मैं सीधा आदमी, उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगा। 5 साल का बच्चा 100 प्लेट राजमा चावल भला कैसे खा सकता है? वही तो मैं भी हैरान हूँ भाई, पर ये सच है और तुम्हें मेरे पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज नहीं कल। अगर उसने मेरे सामने 100 प्लेट राजमा चावल खा लिए तो मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगा, ठीक है? ये सुनकर लाला वापस जाने लगा। तभी सोमेश्वर ने उससे कहा, क्या हुआ लाला, कहाँ जा रहे हो? झूठ पकड़ा गया ना? तेरे कोट्या के लिए राजमा चावल बनाने जा रहा हूँ, कल वक्त पर आकर अपनी आंखों से देख लेना। हैरान परेशान सोमेश्वर घर पहुंचा, पर उसने कोट्या से उस बारे में कोई बात नहीं की। फिर अगली सुबह कोट्या बच्चों के साथ खेलने निकल गया और जब उसे भूख लगी तो वो लाला की दुकान पर पहुंच गया। इस बार सोमेश्वर उसे छिपकर देख रहा था। कोट्या ने राजमा चावल अपने मुंह में उड़ेलने शुरू किए। 10, 20, 50 की गिनती गिनते हुए सोमेश्वर का सिर चकरा रहा था और फिर कुछ देर बाद, अरे पूरी 100 प्लेट। अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, कल फिर आना कोट्या। कोट्या घर की तरफ बढ़ गया और सोमेश्वर ने चुपचाप बिना कुछ कहे लाला के हाथ में 4000 रुपए रख दिए। वो भी कोट्या के पीछे पीछे चल दिया। आरती इधर आओ, सुबह के लिए कम से कम 10 कटोरी नहीं
20 कटोरी चावल और राजमा बनाने की तैयारी करो। क्यों, पूरी गांव की दावत कर रहे हो क्या? जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा करो। अगली सुबह कोटिया के उठने से पहले ही आरती और सोमेश्वर ने ढेर सारे राजमा चावल बनाकर उसके कमरे में रख दिए। कोटिया जैसे ही उठा तो राजमा चावल देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगा और कुछ ही पलों में उसने सारे राजमा चावल खा डाले। खिड़की से ये सारा नजारा देखकर आरती और सोमेश्वर की हालत खराब थी। वो 3 दिन से ऐसा ही कर रहे हैं। हमें आई माता के पास जाना ही होगा। हाँ, सही कह रहे हो आप, जल्दी चलो। दोनों पति पत्नी कोटिया को लेकर बगल के गांव में रहने वाली एक बड़ी तांत्रिक के पास पहुंचे। वो बुढ़िया तांत्रिक हमेशा काले कपड़ों में रहती थी। लोग उसे आई माता कहते थे। मैं जानती हूँ तुम क्यों आए हो। चंगी राजमा चावल खाएगा? हाँ हाँ। इसके लिए 1 प्लेट राजमा चावल लेकर आओ। आई माता का चेला 1 प्लेट राजमा चावल लेकर आया, जिसे देखते ही कोटिया के मुंह में पानी आ गया। उसने झट से राजमा चावल खा डाले, लेकिन अगले ही पल कोटिया चीखने लगा और पागलों की तरह हरकत करने लगा। तभी एक तेज रोशनी हुई और कोटिया उल्टियों पर उल्टियां करने लगा। इस पर एक भूत का साया था। चंगी नाम था उसका। बहुत बदमाश भूत था वो। मैंने जो राजमा चावल उसको खिलाए उसमें तंत्र की हुई भस्म मिली हुई थी। अब चंगी फिर उसी पेड़ में कैद हो गया है जहाँ से वो आया था, और तुम्हारा कोटिया बिल्कुल ठीक है। आई माता के चरण स्पर्श कर सभी लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। और फिर अगले दिन, ए छोटे कोटिया आया है, राजमा चावल निकाल रहे। हाँ लाला, पर बस 1 प्लेट है। बस 1 प्लेट? हाँ, बस 1 प्लेट। कोटिया ने राजमा चावल खाना शुरू किए। लाला और उसके कर्मचारी उसे ध्यान से देख रहे थे। तभी वो आधी प्लेट के बाद डकार लेकर उठ गया। ठीक है लाला, मेरा पेट भर गया। पैसे बाबा से ले लेना, ठीक है? और हाँ, उधर जंगल की तरफ मत जाना कभी भी, समझा क्या? Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।